हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जितने भी अभी तक लेक्चर हुआ है पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझे हैं। सभी लेक्चर में कहीं भी रटे नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग का खत्म हो गया। 12th की केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें कि एक चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो गया। अब दूसरा हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे जो 11th का है और उसका यूज 12th में होता है। तब हमें क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। यदि हम ये बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं जाने तो क्या होगा, समझ में नहीं आएगा डी और एफ ब्लॉक। ठीक है। इसीलिए आज का लेक्चर पूरा का पूरा लेक्चर केवल क्या होगा, बेसिक इंफॉर्मेशन में होगा। ठीक है। वो भी किस चीज के बारे में, एटम के। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब कि बेसिक इंफॉर्मेशन। सबसे पहले देखिए एटम क्या होता है, और ये सब का पूरी जानकारी पिछले लेक्चर में कुछ दिया हुआ है। ठीक है। जो बहुत दिन पहले लेक्चर डाले हुए थे, बहुत डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है। आज केवल शॉर्ट में क्या करेंगे, बताते जाएंगे, डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है। देखिए एटम होता क्या है। एटम स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो देखिए बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और साइड में कोई गोला जैसा आकार होता है, ये पता नहीं है। ठीक है। और वो आकार जो होता है वो कौन चीज का होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। कौन चीज का होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो अब बात आती है कि जो ये इलेक्ट्रॉन का है तो ये पूरा कैसे घेर लेता है ये, और ये बीच वाली जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहते हैं। अब देखिए हमने क्या बोला, इसके चारों तरफ एक लाइन होता है, बॉन्डी की तरह दिखाई देता है। ठीक है। बहुत सारे बुक में देखिएगा, और उसका नाम दिया हुआ रहता है ऑर्बिट, दिया हुआ रहता। तो बता दें कि वो लाइन जो होता है लाइन नहीं होता है, या फिर वो जो रेखा की मतलब बिल्कुल सर्कल की तरह रहता है, वो वैसा होता नहीं। वो एक रास्ता है। कौन चीज है, रास्ता है। और कौन सी रास्ता है, वह ऐसी रास्ता है जिससे पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चलते रहता है। क्या होते रहता है, इलेक्ट्रॉन चलता है। वो हम लोगों के चलने वाला रास्ता नहीं। वो कैसा रास्ता है, जिसपे इलेक्ट्रॉन चलते रहता है। अब मान लीजिए बार बार कहीं एक जगह कोई चीज चलते रहता है तो क्या हो जाता है, उसको हम दिखाएंगे नहीं इस रास्ते से इलेक्ट्रॉन चलता है। मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट किया, और ये जो चलता है ना इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के चारों ओर वेव की तरह चलता है। किसकी तरह, वेव की तरह, तरंग की तरह, ऐसे कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे। ठीक है, वेव की तरह। तो ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसे करके जाते रहता है, पूरा भ्रमण करते रहता है। हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। और ये ऐसी जगह होती है न्यूक्लियस के चारों ओर का जो फिक्स नहीं है। क्या होता, ये फिक्स नहीं, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ये फिक्स जगह नहीं है। ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन, और ये बात भी लग रहा होगा कि जो अभी जो लग रहा है, केवल लग रहा होगा कि ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ऐसे इलेक्ट्रॉन नाचते रहते। ऐसे नहीं है, केवल एक ही डायरेक्शन में नहीं, ये कभी ऐसे भी हो जाएगा चारों तरफ, मतलब 3 डायमेंशनल हो जाएगा। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर 3 डायमेंशनल वेव के रूप में क्या होते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। चलिए ठीक है, देखिए कैसे चक्कर लगा रहा है। और कभी कभी क्या होता है, इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी भाग जाता है, कभी कभी कहीं कहीं दूर भी भाग जाता है। और कितना दूर भागेगा उसका कोई फिक्स नहीं है, इनफिनाइट। ठीक है, कितना दूर भागेगा, इनफिनाइट, मतलब पता नहीं है कहां तक चली जाएगी। ठीक है। अब बात आती है कि जो फिर ये एक रास्ता कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे 90 से 95% तक इलेक्ट्रॉन यही रहता है।
90 to 95%। 90 से 95% इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसी पथ पे चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, 5 से 10% मात्र इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है कि जो क्या होता है, इस न्यूक्लियस से दूर भाग जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि इसी पथ पे इतना चक्कर क्यों लगाता है, ये भी सवाल आता होगा कि ये इसी पथ पे चक्कर क्यों लगाता है। तो आप लोगों को हम बता दें कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस और न्यूट्रॉन पे होता है कुछ नहीं, 0, प्लस और 0। अब न्यूट्रॉन का यदि बात करते हैं तो ये 11th के सिलेबस में चले जाता है। न्यूट्रॉन के अंदर जाइएगा तो उसमें भी प्लस माइनस होता है, इसीलिए वो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज इसीलिए उस पर नहीं होता, क्योंकि ये किस चीज का बना होता है, प्लस और माइनस का। ठीक है, तो चलिए उसको छोड़िए। तो ये प्लस है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। तो अब प्लस है प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगाता है, इस पे माइनस चार्ज है। क्या है, माइनस चार्ज। ये 90 से 95% तक इसी पथ पे इसीलिए चक्कर लगाता है क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस मतलब अट्रैक्शन, कौन चीज होना, प्लस माइनस मतलब अट्रैक्ट होना। ठीक है, प्लस माइनस मतलब क्या होना, अट्रैक्ट होना। तो ये न्यूक्लियस क्या किया रहता है, इलेक्ट्रॉन को सबको खींचे रहता है। अब इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, इसको खींचना चाहता है। ठीक है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन पूरा फास्ट वे नाचते रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये किस तरह से नाचता है, वेव के रूप में। ठीक है, अब देखिए 90 से 95% तक ये प्लस वाले पे क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आजकल के सिचुएशन के हिसाब से लड़के और लड़की 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते रहते, डिस्ट्रैक्ट होते रहते। ठीक है, तो उसमें जो 2-4% स्टूडेंट होते हैं जो ना तो अट्रैक्ट होते हैं ना डिस्ट्रैक्ट होते हैं। कितनों कोशिश कोई कर लेता है लेकिन नहीं हो पाते, चाहे लड़का हो या लड़की। वही क्या करते हैं, कुछ अलग करके दिखाते हैं। ठीक है, या फिर कोई अट्रैक्ट हो भी गया, कुछ दिन में ब्रेकअप हो गया, उससे उसे सबक मिलता है तो वो भी कुछ करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये काम देखिए 90 से प्लस और माइनस लोगों की लाइफ पे आधारित है। पॉजिटिव हो गया, चारों और निगेटिव चार्ज चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, चारों ओर क्या कर रहा है, निगेटिव चार्ज चक्कर लगा रहे हैं। तो ये इस पॉजिटिव के चक्कर में इलेक्ट्रॉन नाच रहा। वैसे ही मान लीजिए ये स्टूडेंट है बॉयज, ये गर्ल्स है, ये दोनों आप एक दूसरे के चक्कर में क्या करते रहता, चक्कर लगाते रहता। ठीक है, लेकिन इसके चक्कर में क्या हो जाता है, ये एक दूसरे के चक्कर में पढ़ाई छूट जाता है। ठीक उसी प्रकार देखिए ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो हम लोग जो स्टडी करेंगे यही 90 से 95% तक को स्टडी करेंगे। अब ये जो दूर भाग जाता है, कुछ क्या कर रहा है, दूर भाग जा रहा है, तो ये इतना पावरफुल व्यक्ति होता है कि अगला ऑर्बिट जो होगा ना उससे भी ज्यादा, मतलब इसके पास एनर्जी आ जाता है। 5% वाले के पास ही क्या हो जाता है, इससे ज्यादा एनर्जी आ जाता है। अब देखिए ये 5% वाला कुछ विशेष कर गया, 5 से 10% वाला कुछ विशेष। जैसे हम बोले कि 5 से 10% स्टूडेंट ही क्या करते हैं, पढ़ते हैं, बाद बाकी अट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट होते रहते। वैसे ही देखिए मान लीजिए इसका तो अभी ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसी का है, ये कभी यहाँ भी गया था। अब दोबारा जो दूसरा जो ऑर्बिट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की कैपेसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो देखिए ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम है। चलिए हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की कैपेसिटी क्या हो गया। फर्स्ट ये पोजीशन था, सेकेंड ये वाला पोजीशन। तो अभी भी देखिए इसमें भी 90 से 95% तक ही रहेगा। कितना से 90 से 95% तक ही इलेक्ट्रॉन पाए जाने की कैपेसिटी रहेगा।
तो अभी भी देखिए फर्स्ट वाला जो सेल है इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, यहाँ, मतलब इससे भी ज्यादा आगे है कि नहीं है। मतलब ये कुछ विशेष है, इसमें कुछ विशेष बात है, और ये क्या है आज ही लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अब इसमें भी देखिए 90-95%, 1-2% इसका भी तो भागा होगा ना, बाहर कभी कहीं कहीं से कहीं भागा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन के रूप में दिखाते हैं, लाइन खींच देते हैं, बोल देते वही क्या है, ऑर्बिट है, जबकि वैसा होता नहीं, रियल ऐसा होता है। और रियल में ये तो 2 डायमेंशनल है, होता है 3 डायमेंशनल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, फर्स्ट ऑर्बिट में क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, इसमें भी लग रहा होगा बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये एक ही जो है यहाँ से कभी यहाँ गया वहां गया, तो ये रास्ता भी दिखा रहा है कहाँ का इलेक्ट्रॉन गया। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है ये अभी आगे बताएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको देखते हैं आगे। अब अगला ऑर्बिट का बात करते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ये हो गया न्यूक्लियस, इसको प्लस चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, अब वो जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट था जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन जहां पे गमन करता था, तो उसको अभी एक ऐसे ऐसे करके दिखा देते हैं। ऐसे करके दिखा देते, ठीक है। अब देखिए बताते हैं कि जो इसका नाम जो होता है ना, इसका नाम होता है, देखिए अब यहां से देखिए तो ये कौन सा है, लास्ट वाला, लास्ट वाले को एन से सूचित करते हैं, इसको एनएच सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एनएच सेल, सेल बोलिए या ऑर्बिट कहिए, ठीक है। अब इसका दूसरा भी नाम होता है, वैलेंस सेल भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वैलेंस सेल भी कहते हैं। और फिर इसका तीसरा नाम भी होता है, क्या होता है, ये बाहरी है ना, बाहरी को क्या कहते हैं, आउटर कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल भी कहते हैं। आउटर मोस्ट सेल। और देखिए इसका एक और नाम होता है जिसको कहते हैं अल्टीमेट सेल। क्या कहते हैं, अल्टीमेट सेल। ये 4 वो होता है, चारों क्या होता है, इसी का बाहरी कक्षा का नाम है, ठीक है। अब जस्ट इससे अंदर यदि आते हैं, इसका नाम देखते हैं क्या है, n-1, मतलब n से जस्ट पहले वाला, n से क्या है, जस्ट पहले वाला, n-1 सेल, ठीक है। या फिर इसको दूसरा नाम ये भी कहते हैं, ये अल्टीमेट है तो इसका नाम हो जाता है पेन अल्टीमेट। क्या हो जाएगा, पेन अल्टीमेट सेल। चलिए अब इसके जस्ट अंदर, मतलब इससे यदि एक आया तो n-1, इससे दूसरा कक्षा अंदर है, n वाले से 2 अंदर है, इसीलिए इसमें क्या बोलेंगे, n-2 सेल, n-2 सेल। अब देखिए ये इसका है, इसको पेन अल्टीमेट बोले। अब इससे भी अंदर है तो इसका नाम हो गया एंटी पेन अल्टीमेट, एंटी पेन
अल्टीमेट सेल। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया, इसका नाम हो गया। अब हम इससे अब इसके आगे वाले बात, आगे के पार्ट का बात करते हैं। ठीक है, तो क्या नाम है किसका समझ लिए, और ये क्या है, ये पूरा एक न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। इस सब के मामला में ये बहुत ठोस होता है, ये न्यूक्लियस है। देखिए ये न्यूक्लियस है। चलिए ये बना। अब देखिए यहाँ पे ये तो न्यूक्लियस हो गया, क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हुआ। न्यूक्लियस से अब इस सब का डिस्टेंस भी तो होगा, जो कौन ऑर्बिट कहाँ कितना दूर पे है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट है ये। तो मान लेते हैं इसका r1, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस r1 मान लिए। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r2। अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस देखिए, ये हो जाएगा r3। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये हो गया r4। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट था, ये क्या न्यूक्लियस के जस्ट बगल बगल वाला फर्स्ट ऑर्बिट। ये सेकेंड ऑर्बिट, यहाँ लिख देते हैं n2 या n बराबर 2। ये थर्ड ऑर्बिट है, मतलब न्यूक्लियस से 3, 1 2 3, मतलब इस ऑर्बिट यहाँ तक का रेडियस का बात करते हैं इसका, 1 2 3 तीसरा ऑर्बिट है। यहाँ हो जाएगा n बराबर 3। अब ये कितना हो जाएगा, चौथा है, तो n बराबर 4। तो इस प्रकार से क्या हो गया, रेडियस आपने देख लिया। तो क्या देखा आपने, फर्स्ट वाला जो ऑर्बिट है वो कहाँ, उसका रेडियस क्या है, ज्यादा है, न्यूक्लियस से दूर में। सेकेंड वाला का बात करते हैं, सेकेंड वाला और दूर में है। थर्ड वाला क्या करते हैं, और ज्यादा दूर में है। फोर्थ वाला सबसे ज्यादा दूर है। ठीक है, इस प्रकार से रेडियस हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। डिस्टेंस डिपेंडेंट मतलब इसमें डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि रेडियस सबका ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें ये कह सकते हैं जैसे रेडियस बढ़ रहा है तो इसमें n का वैल्यू भी बढ़ रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कम, सेकेंड का उससे ज्यादा, थर्ड का उससे भी ज्यादा, फोर्थ का उससे भी ज्यादा। मतलब n इंक्रीज करेगा, यदि रेडियस ऑर्बिट ये नंबर बढ़ेगा, कक्षा की संख्या बढ़ेगा, तो क्या होगा, तो रेडियस भी बढ़ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, n increases directly proportional radius increases
रेडियस इंक्रीजेज, दैट इज, इसका मतलब ये हो गया रेडियस यदि रेडियस n1 का बड़ा होगा, n1 से बड़ा होगा किसका, रेडियस n2 का, रेडियस किसका फिर n3 का उससे भी बड़ा होगा, n4 का उससे भी बड़ा होगा, मतलब जहां तक जाएगा रेडियस वो बड़ा होते जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे की बात करते हैं। रेडियस समझ में आ गया कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस से फर्स्ट वाला ऑर्बिट नजदीक में है तो उसका रेडियस कम है। अब सेकंड वाला ऑर्बिट का बात करते हैं, न्यूक्लियस से इतना दूर है मतलब और ज्यादा दूर है तो रेडियस फर्स्ट से ज्यादा हो गया, थर्ड का और ज्यादा, फोर्थ का और ज्यादा। अब रेडियस के बीच का गैप का बात करते हैं, रेडियस के बीच का गैप का बात। देखिए इसका जितना गैप है उसका इतना नहीं होगा, इससे कम होगा इस सबको, मतलब इस सब का गैप क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अब इस स्टेप में क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, हम समझ रहे हैं, उतना अच्छा से नहीं बन पाया। देखिए यहाँ का जो रेडियस है इसको गैप बोलेंगे, क्योंकि r1 तो ये है, r2 ये है ना, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट ये है, सेकंड ऑर्बिट ये है। इन दोनों के बीच में जो गैप है इसके बीच के गैप का कम होगा, मतलब ये डेल्टा, मतलब क्या करेंगे, गैप का बात करेंगे, कौन चीज का, रेडियस r1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट लिख दीजिए n1 और n2, रेडियस किसका, n1 और n2 के गैप का हम बात कर रहे हैं, रेडियस की, इसका जितना होगा इसका, दोनों के बीच का गैप, मतलब इस गैप का बात कर रहे हैं, क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, इस वाले गैप से, क्या होगा, इस वाले गैप से ज्यादा होगा, मतलब ये ज्यादा गैप का होगा, ये कम का होगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा आर, मतलब रेडियस गैप n2 माइनस n3, मतलब इससे क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा, फिर थर्ड वाला का बात भी करते हैं, इसका 3 और 4 के बीच का जो गैप होगा इससे कम होगा। रेडियस थर्ड और फोर्थ का बात करते हैं, क्या होगा, ऐसे ही रेडियस गैप का बात कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। चलिए इस प्रकार से क्या हो गया, ये न्यूक्लियस है, ये सब ऑर्बिट है। अब देखिए ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इस पथ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो ये ज्यादा दूरी तय करना चाह रहा है कि ये बताइए, दूरी का यदि बात करें तो ये सबसे ज्यादा दूरी तय कर रहा है, और सबसे ज्यादा दूरी तय कर रहा है तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के इसका ज्यादा होगा, जो ऑर्बिट बड़ा होगा, बड़ा ऑर्बिट का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है। पोटेंशियल एनर्जी किसका ज्यादा होगा, जो सेल बड़ा होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसका कम होगा, इससे ज्यादा इसका होगा, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका ये फर्स्ट ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के नजदीक में है, कम चक्कर लगाना पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ कम चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिस कारण इसको पोटेंशियल एनर्जी कम चाहिए। इससे ज्यादा ये चक्कर लगाएगा, इसको उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, ये इससे भी और ज्यादा लगाएगा, इसको और ज्यादा चाहिए, ये सबसे ज्यादा चक्कर लगाएगा, इसको और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो वही हम बोल रहे हैं कि एन इंक्रीजेज तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। अब देखिए, अर्थात ऑर्बिट बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट का कम होगा किससे? सेकेंड वाले से। सेकेंड वाला का कम होगा किससे? थर्ड वाले से। इसी प्रकार बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए, ये तो पोटेंशियल एनर्जी का बात हो गया। अब इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है, जो इसका अपना एनर्जी होता है न्यूक्लियस की ओर से मिलता है, वो किसके ज्यादा होता है? न्यूक्लियस किसको ज्यादा खींच पाता अपने ओर? तो ज्यादा खींचेगा किसको? ये फर्स्ट वाले जो न्यूक्लियस के नजदीक में, उसको ज्यादा खींचेगा अपने ओर, अट्रैक्ट करेगा। मतलब फर्स्ट वाले को ज्यादा खींच पाएगा, सेकेंड वाले को उससे कम, थर्ड वाले को उससे भी कम, फोर्थ वाले को सबसे कम। तो यहाँ पे यदि हम काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो काइनेटिक एनर्जी में फर्स्ट वाले को का एनर्जी क्या होगा? बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसको बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करेगा? खींच के रखेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा? इसको बहुत ज्यादा मात्रा में अपने ओर खींचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी N1 का सबसे ज्यादा हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी N2 का उससे कम, काइनेटिक एनर्जी N3 का उससे भी कम। इस प्रकार से चलिए, अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। क्या करते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा है? N1 का, है ना। तो न्यूक्लियस ये अपने नजदीक वाले ऑर्बिट, ये जो ऑर्बिट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको अपने ओर ज्यादा खींचेगा। खींचेगा कि नहीं खींचेगा? और उसके बाद जो यहाँ पे न्यूक्लियस सेकेंड वाला ऑर्बिट होगा, इसको भी खींचेगा, लेकिन इससे कम जोर लगा खींचेगा। देखिए, आप किसी को कैसे खींच पाएगा? यदि कोई आपसे बहुत दूर में है, उसे खींच पाइएगा नहीं ना। जो नजदीक में होगा उसको ज्यादा जोर लगा खींचेगा, जो दूर में है उसे बहुत कम जोर लगा के खींच पाइएगा। ठीक है, तो वही बात है, न्यूक्लियस क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को अपने ओर जो खींचता है, तो कैसे खींचता है? ये नजदीक वाला है तो इसको बहुत जोर से खींचता है, और इससे जो दूर वाला है इसको क्या करता है? इससे कम जोर से खींचता है। जो जितना दूर जाते जाएगा उसको कम जोर से खींचेगा। ठीक है, कम जोर से खींच लिया। अब ये लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला बहुत धीरे से, बहुत कम जोर से न्यूक्लियस अपना बहुत कम बल लगाता होगा। क्या करता होगा न्यूक्लियस? बहुत कम बल लगाता होगा। न्यूक्लियस क्या करेगा? लास्ट वाले ऑर्बिट पे को बहुत कम बल लगाएगा। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? ये जो हम एटम से क्या करते हैं? किसी इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। क्या करते हैं? निकालते हैं। अब बताइए, कोई भी चीज आप किसी भी व्यक्ति से छीनते हैं, किसी से कैसे छीन पाइएगा? वो किसी चीज से पकड़ा हुआ रहेगा, तो आपको उतना बल लगाना पड़ेगा जितना जोर से वो पकड़ा हुआ उससे ज्यादा। मान लीजिए ये मेरे पास पेन है, ये जो पेन है आप हमसे तभी छीन पाइएगा जब आप हमसे ज्यादा बल लगा के खींचिएगा। हम जितना बल लगा के पकड़े हुए हैं, इससे ज्यादा बल लगा के यदि आप खींचिएगा, तभी क्या कीजिएगा? पेन हमसे छीन पाइएगा, अन्यथा नहीं छीन पाइएगा। वही बात हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो ये जो आउटरमोस्ट सेल है, बाहरी कक्षा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है, तो न्यूक्लियस कुछ न कुछ बल लगा के क्या किए रहता है? पकड़े हुए रहता है। ठीक है, ये पकड़े हुए रहता है। आयोनाइजेशन एनर्जी का बात कर रहे थे। देखिए, ये न्यूक्लियस क्या करेगा? ये जो आउटरमोस्ट सेल है, इससे जो अपना एनर्जी लगाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या करते रहता है? न्यूक्लियस अपने ओर खींचे रहता है। और जो खींचे रहता है ना,
तो जितना बल से ये खींचे रहेगा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, जितना बल से ये क्या करेगा, खींचे रहेगा, तो हम यदि इससे छीनना चाहेंगे ना, तो इससे ज्यादा एनर्जी हमको देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इससे ज्यादा एनर्जी हमको देना पड़ेगा। तो अभी हम बताए थे कि जो यदि हम पेन पकड़े हुए हैं तो आप तभी हमसे पेन छीन पाएंगे जब हमसे ज्यादा बल से क्या कीजिएगा, पेन को छीनिएगा। वही बात है कि हम इससे इलेक्ट्रॉन छीनना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा। कितना एनर्जी देना पड़ेगा, जितना ये न्यूक्लियस लगाए हुए रहेगा ना एनर्जी, जितना एनर्जी से क्या करेगा, उसको पकड़ा हुआ रहेगा, जितना काइनेटिक एनर्जी उतना लगाया हुआ रहेगा न्यूक्लियस इस बाहरी कक्षा के लिए, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमको, ये एनर्जी हमको देना पड़ेगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के लिए उससे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो बाहरी कक्षा में देखिए कम बल लगाया रहेगा, उससे अंदर जैसे जाएंगे इसमें ज्यादा बल लगाएगा, उससे अंदर और जाएंगे तो और ज्यादा, और ये अंदर आएंगे तो ये सबसे ज्यादा बल लगा के क्या करें किए रहेगा न्यूक्लियस, ये सभी इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए रहेगा। ठीक है, तो इससे साबित ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में चक्कर लगाता है ना, उसमें क्या होता है ना, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है होता है, अर्थात इससे हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हमको लगेगा। ठीक है, लेकिन इसका यदि हम बात करें, इसका क्या होगा, बहुत कम लगेगा, इसके तुलना में कम लगेगा। लेकिन इससे भी यदि इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो इससे कम आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जब हम इस वाले सेल में जाएंगे तो इसमें जितना एनर्जी लगा था आयोनाइजेशन एनर्जी, उससे भी कम इसमें लगेगा। क्यों, क्योंकि इससे क्या है, न्यूक्लियस इससे कम जोर से पकड़ा हुआ है। ये सेकेंड वाले सेल से क्या है, कम जोर से क्या है, पकड़ा हुआ है। अब थर्ड वाला क्या है, इससे भी ज्यादा जोर से क्या हुआ है, उससे पकड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी का आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्बिट पे। जो जितना बड़ा ऑर्बिट उसका आयोनाइजेशन एनर्जी उतना कम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए क्या होता है, जो ये आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया डिपेंड करने लगा कि किस पे, सब सेल पे। ठीक है, तो इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगा, फर्स्ट सेल में बहुत ज्यादा। क्यों, न्यूक्लियस फर्स्ट सेल को बहुत ज्यादा पावर से खींचा हुआ। सेकेंड वाला फर्स्ट वाले से कम आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों, क्योंकि सेकेंड वाले को क्या किया है, न्यूक्लियस कम जोर से पकड़ा हुआ है। थर्ड वाले का उससे भी कम जोर से पकड़ा हुआ है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इसका भी कम। मतलब जिसको जितना जोर से न्यूक्लियस पकड़ा हुआ है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गया फर्स्ट का ज्यादा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी फर्स्ट का ज्यादा। क्योंकि क्या है, फर्स्ट वाले ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस उतना जोर से पकड़ा हुआ है, इसीलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गया। ऐसे करके सेकेंड वाला का क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से कम हो गया, थर्ड वाला का उससे भी कम। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। इस प्रकार आप आयोनाइजेशन एनर्जी भी देख लिए कैसे होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं किस चीज का, सबसेल का। सबसेल क्या होता है, सबसेल क्या होता है। अब हम बात करेंगे इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये N1 N2 N3। अब देखिए इसको कैसे पढ़े, पहले देखिए ऑर्बिट का हम बात करते हैं। किसका बात करते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट का हम बात कर रहे हैं, चलिए ठीक। अब ऑर्बिट का मान लीजिए बेटा है क्या, सबसेल। ऑर्बिट का क्या है, बेटा है सबसेल।
ऑर्बिट का बेटा है सबसेल। ऑर्बिट समझ लिए कि आप इसी को क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट का बेटा क्या है, सबसेल है। अब बात करते हैं सबसेल का। पहला कक्षा लेते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट को लेते हैं, तो n बराबर फर्स्ट लिखते हैं, एक पहला का बात करते हैं। ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा कक्षा है, इसीलिए इसका एक ही बेटा है। कितना बेटा, एक ही बेटा। और एक जो बेटा है उसका नाम है 1s। क्या नाम है, 1s। सेकेंड वाला की बात करें, सेकेंड वाला क्या है, उससे थोड़ा बड़ा है। सेकेंड वाला ऑर्बिट क्या है, इससे थोड़ा बड़ा है, n बराबर। तो ये जो सेकेंड ऑर्बिट है इसका दो बेटा, मतलब दो सबसेल। सेकेंड ऑर्बिट का दो सबसेल, ठीक है। कौन सा, 2s और 2p, ठीक है। n बराबर तीसरा के ऑर्बिट का बात करते हैं, तीसरा ऑर्बिट का, ठीक है। तीसरा ऑर्बिट का बात करते हैं। तीसरा में कितना बेटा हो जाएगा, 3 गो बेटा हो जाएगा। मतलब जो ऑर्बिट रहेगा, चौथा ऑर्बिट तो 4 गो बेटा, पांचवा ऑर्बिट तो 5 गो बेटा, ठीक है। तो देखते हैं कौन ऑर्बिट है उसका कितना बेटा। चलिए, तो इसमें एक, इसमें 2, इसमें 3s 3p 3d। फोर्थ ऑर्बिट का यदि हम बात करें, तो फोर्थ ऑर्बिट में यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा 4s 4p 4d, ठीक है। और 4 को बोले ना, जो मतलब जो ऑर्बिट है उसको उतना संख्या, ठीक है। चौथा ऑर्बिट है 4 गो, मतलब इसमें 4s भी होगा, ठीक है। ऐसे ही फिफ्थ ऑर्बिट की यदि बात करें, अब बोलिएगा कि यहाँ पे तीनों को बनाए हैं, यहाँ कहाँ से इतना, तो हम इतना नहीं बनाए हैं, लेकिन आप लोग मान लीजिए, ठीक है। फिफ्थ ऑर्बिट है, इसका 5 गो हो जाएगा, 5s 5p 5d 5f और 5d। ऐसे ही क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जो ऑर्बिट रहेगा उसको क्या होगा, उतना संतान, मतलब उतना सबसेल, ठीक है। अब देखिए ये सबसेल में क्यों बांटे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन पता करना है टोटल कितना है। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन पता करना है कि कितना है। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, अब यदि इसकी एनर्जी का बात करते हैं, यदि हम इसमें एनर्जी का बात करें तो 1s वाला है, 1s ये न्यूक्लियस के पास में होता है ना, तो इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। कौन एनर्जी का बात करें, पोटेंशियल एनर्जी का। तो यदि 1s में देखें तो कम होगा, लेकिन इस दोनों में देखें इस दोनों का ज्यादा होगा, इस तीनों में देखें तो किसका ज्यादा होगा, s वाला का कम होगा, p का उससे ज्यादा, d का उससे भी ज्यादा। इस चारों में देखें तो s वाला का सबसे कम, उसके बाद p वाला का, उसके बाद d, उसके बाद f। ऐसे ही क्या होगा, बढ़ते जाएगा एनर्जी में, एनर्जी में ऐसे बढ़ते जाएगा। चलिए ऐसा क्यों हुआ, आखिर इसका एनर्जी क्यों बढ़ा, एनर्जी क्यों बढ़ा, इसका भी एनर्जी क्यों बढ़ा, f का एनर्जी क्यों बढ़ा। तो देखिए हम बताते हैं, क्योंकि ये s वाले में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात ये बोले s वाला का एक ही संतान, कितना संतान, एक संतान। और उस संतान को क्या कीजिए आप, डब्बा बना दीजिए या फिर लिख दीजिए 1, और इसका नाम दे दीजिए ऑर्बिटल। s को भी का भी कितने संतान, s का एक ही, जिसको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल, ठीक है। अब p वाले का बात करते हैं। p वाले को कितना टोटल संतान, टोटल 3। p वाले को कितना संतान, 3। इसका नाम क्या क्या है, px py pz।
P वाले के बाद हम D वाले पे चलते हैं, क्योंकि S के बाद क्या होता है P, P के बाद D वाले का बात करते हैं। S मोड में होगा D वाले के पास देखिए 5 हो जाएगा, कितना संतान, 5 संतान, मतलब 5 गो ऑर्बिटल। क्या हो जाएगा dx y dy z dzx dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये पांचों क्या है D का संतान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए SPD, इसके बाद कौन सा है F वाला आता है। F वाले के पास कितना संतान, F वाले के पास 7 संतान, मतलब कौन कौन होगा इसमें fx क्यूब fy क्यूब fz क्यूब और fxy z। ठीक है, अब बात करते हैं इससे fx इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, f इंटू वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से क्या होता है ना कि जो आपका ऑर्बिटल हो गया, S में 1, P में 3, D में 5 और F में 7, तो ये 3 हो गया। तो अब देखिए सब का हो गया, सब ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है 2-2 इलेक्ट्रॉन होता है। दो इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात इसमें 2 इलेक्ट्रॉन S वाला में हो गया, P वाला में 6 हो गया, D वाला में 10 हो गया और F वाला में 14 हो गया। इस प्रकार से टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इसीलिए क्या होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें ज्यादा है, इसीलिए क्या हो जाता है इस सब में एनर्जी ज्यादा होता है। तो पता कैसे लगे, देखिए अब इसमें 3D में और 4s में किसका एनर्जी ज्यादा होगा, इसके लिए अब बाबू साहब ने रूल दिया था, बोला किसका एनर्जी कितना होगा, ये कैसे पता चलेगा। आप लोग को एक सीरीज देते हैं याद करने के लिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 डॉट डॉट ऐसे करके बढ़ते जाएगा, जो कि आप लोग को याद करना जरूरी है। देखिए हम लोग को जो D और F ब्लॉक में पढ़ेंगे ये केवल 3D 4D और 5D, इसी में जितना एलिमेंट आएगा इसी के बारे में पढ़ना, और कुछ किसी एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। मतलब 10 10 20 10 30 मात्र 30 एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा क्या होगा D ब्लॉक खत्म हो जाएगा और F ब्लॉक में 14 एलिमेंट के बारे में पढ़ना, फिर F ब्लॉक भी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।